अभिनंदन, आभार, नमस्कार। मेरा नाम है आशुतोष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हिंदी शोभा अकादमी। आज यूपीएचईएससी में लगी कहानी पत्नी देखने जा रहे हैं। यह यूपी सहायक आचार्य असिस्टेंट प्रोफेसर यूपीएचईएससी में लगा हुआ है और पत्नी कहानी जैनेंद्र की है। ये चरित्र प्रधान कहानी है। कैसे? अच्छा, ये कहानी चरित्र प्रधान तो है क्योंकि पत्नी किसी पात्र विशेष पे आधारित है। ये ना रोज की कोई करीब कहानी मुझे नज़र आती है। जैसे रोज कहानी है वैसे ये भी कहीं ना कहीं पत्नी उसके करीब है। जैसे उसमें नायिका की समस्याएं हैं, जिंदगी से पीड़ित निराश, उसी तरह यहाँ भी पत्नी भी उसी तरह, यानी सुनंदा भी उसी तरह पीड़ित रहती है जीवन से, अपने पति से या फिर जो उसका दिनचर्या है उससे। तो मनोविश्लेषणवाद में कहानी आती है, वो भी खैर मनोविश्लेषणवाद में आती है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जैसा कि हम पहले देखते आते हैं, हमेशा कवि के या रचनाकार के बारे में देखते हैं, तो हम जैनेंद्र जी के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम बढ़ेंगे कहानी में और कहानी फिर देखेंगे। कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं है, छोटी कहानी है, मनोविश्लेषणवाद से प्रेरित है। फ्रायड का प्रभाव रहा ही है जैनेंद्र के ऊपर, तो उसी को हम देखेंगे। इस कहानी पर भी उसका प्रभाव दिखता है। आइए जैनेंद्र जी के बारे में पहले देखते हैं परिचय। ठीक, इनका जन्म इनका 2 जनवरी 1905 को हुआ। ठीक, कहाँ होता है? तो अलीगढ़ में होता है। ठीक, तो 2 जनवरी 1905 जन्म स्थान क्या है? तो जन्म स्थान है कौड़ियागंज। कौड़ियागंज कहाँ पड़ता है? अलीगढ़ में। और अलीगढ़ कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश। जैसे उत्तर प्रदेश वालों को जानने में दिक्कत नहीं होती, लेकिन उत्तर प्रदेश के बाहर का अगर कोई वीडियो देखता है तो उसे थोड़ा अलीगढ़ समझने में दिक्कत हो सकती है। तो कौड़ियागंज अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ है। आगे इसी समय निधन भी देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इनका निधन 24 दिसंबर 1988 को होता है। ठीक, 24 दिसंबर 1988 को होता है। ठीक, जन्म 2 जनवरी 1905 को हुआ। कहाँ हुआ? कौड़ियागंज अलीगढ़ में, उत्तर प्रदेश। और निधन कहाँ हुआ? 24 दिसंबर 1988 में हुआ। इनके बचपन का नाम बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा भी गया है। इनके बचपन का नाम था आनंदी लाल। ठीक, बचपन का नाम क्या था? आनंदी लाल। ठीक, बचपन का क्या नाम था? आनंदी लाल। और इनकी प्रारंभिक शिक्षा ये गुरुकुल में हुई थी जैनेंद्र जी की। तो ये भी जानने का पूछ ले कि किस लेखक की जो शिक्षा है प्रारंभिक गुरुकुल में हुई थी, तो ये भी जानना जरूरी है। तो प्रारंभिक शिक्षा गुरुकुल में हुई। ठीक, गुरुकुल में हुई। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गुरुकुल में हुई। तो हम देख रहे हैं जैनेंद्र जी का परिचय, जिनमें उनका जन्म 2 जनवरी 1905 में कौड़ियागंज अलीगढ़ में होता है। 24 दिसंबर 1988 को इनका निधन होता है। इनके बचपन का नाम आनंदी लाल था और इनकी प्रारंभिक शिक्षा गुरुकुल में होती है। ठीक, ये हो गई इनके बारे में बेसिक बातें। अब हम और भी देखेंगे इनके बारे में। ठीक है, जैनेंद्र जी प्रेमचंद के जो है पद चिन्हों वाले लेखक हैं और उन्हीं की परंपरा को आगे बढ़ाया इन्होंने कहानी में। तो इन्हीं की परंपरा, प्रेमचंद की परंपरा का इन्हें कहानीकार माना जाता है। ठीक,
तो आइए हम देखते हैं आगे इनके बारे में। इन्होंने अब थोड़ा सा हम इनके बारे में ना विशेष तथ्य देख लेते हैं। आप हेडिंग ही डाल लीजिए, विशेष तथ्य। क्या है पहला ये कि 1921 में पढ़ाई छोड़कर असहयोग आंदोलन में जुड़े। असहयोग आंदोलन में जुड़े। ठीक, 1921 में पढ़ाई छोड़कर, यानी अधूरी पढ़ाई आधी छोड़ दी, वहीं से चले गए असहयोग आंदोलन में। उसके बाद ये मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक, हिंदी में ऐसे लिखिए, हिंदी साहित्य में मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक, आगे फ्रायड का प्रभाव भी इन पर रहा है, तो ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि मनोविश्लेषणवाद रहा तो फ्रायड का प्रभाव रहा इन पर। और क्या, और हम देख सकते हैं इनके बारे में कि जैनेन्द्र में व्यक्तिवाद व अध्यात्मवाद अधिक था। ठीक, व्यक्तिवाद व अध्यात्मवाद अधिक था। जैनेन्द्र में व्यक्तिवाद व अध्यात्मवाद अधिक था, जबकि समाजवाद भौतिकवाद कम। जबकि समाजवाद व भौतिकवाद कम। ठीक, जैनिज्म में व्यक्तिवाद व अध्यात्मवाद अधिक था, जबकि समाजवाद व भौतिकवाद कम था। हम देख रहे हैं जैनेन्द्र के बारे में कुछ विशेष तथ्य कि 1921 में पढ़ाई छोड़कर असहयोग आंदोलन से जुड़े। हिंदी साहित्य में मनोविश्लेषणवाद का इन्हें प्रवर्तक माना जाता है। फ्रायड का प्रभाव इन पर रहा है। और जैनेन्द्र में व्यक्तिवाद, ठीक, और अध्यात्मवाद अधिक था। किससे अधिक था? समाजवाद और भौतिकवाद से। ये जो युग है जैनेन्द्र का, इस समय समाजवाद प्रभावी हो गया था लोहिया के कारण, और जो भौतिकवाद था वो तो धीरे धीरे अपने चरम पर जा रहा था। तो उसी परंपरा में जैनेन्द्र जी हुए, लेकिन इनके अंदर उस समय भी व्यक्तिवाद और अध्यात्मवाद अधिक रहा। किसकी अपेक्षा? समाजवाद और भौतिकवाद की अपेक्षा। तो हम देख रहे हैं जैनेन्द्र को। अब हम आगे और भी इनके बारे में कुछ विशेष चीजें देखेंगे। और विशेष में हम ये देखेंगे कि इनकी प्रथम ऐसा देख लेते हैं, रचना के संबंध में विशेष तथ्य। रचनाओं के संबंध में विशेष तथ्य। अच्छा, रचनाओं के संबंध में विशेष तथ्य क्या है? पहला देखिए कि इनकी प्रथम औपन्यासिक कृति, ठीक, इनकी प्रथम
औपन्यासिक कृति कौन सी है? परख। कब आई? 1929 में आई। ठीक, इनकी पहली जो है औपन्यासिक कृति है। दूसरा हम देख लेते हैं कि इनकी प्रथम कहानी खेल है, जो 1928 में विशाल भारत में छपी। ठीक, तो इनकी प्रथम कहानी खेल। ठीक, खेल है ये, खेल, खिलौना खेल। तो 1928 में कहाँ छपी? विशाल भारत में। ठीक, विशाल भारत में छपी। विशाल भारत पत्रिका है, ये तो बताने की जरूरत नहीं होगी। ठीक, विशाल भारत में छपी 1928 में। कहानी इनकी पहली थी खेल। इनकी प्रथम औपन्यासिक कृति कौन थी? परख। ठीक, और आगे आगे इनकी एक और महत्वपूर्ण बात ये कह सकते हैं कि जैनेन्द्र की प्रतीकात्मक कहानी नीलम देश की राजकन्या है। ठीक, नीलम देश की राजकन्या है। अच्छा, इसमें क्या है? इसमें राजकन्या जो है आत्मा का प्रतीक है, और जो इसमें राजकुमार रहता है वो ब्रह्म का प्रतीक रहता है। तो इनकी जैनेन्द्र की प्रतीकात्मक कहानी कौन है? नीलम देश की राजकन्या है, जिसमें राजकुमार ब्रह्म का प्रतीक है और राजकन्या आत्मा की प्रतीक है। अब हम क्या देख लेते हैं इनके बारे में? इनके बारे में हम देख लेते हैं इनकी इनकी कहानी व भाषा। तो यहां तो आएगा नहीं, चलो देखें। इनकी कहानियां चरित्र प्रधान है, चरित्र प्रधान है। जब किसी एक चरित्र को लेके उसकी मुख्य कार्य, उसकी परेशानियों, उसकी समस्याओं, उसके नेतृत्व में कोई कहानी लिखी जाती है तो उसे चरित्र प्रधान कहानी मानते हैं। और जब सभी पात्रों का सहयोग विशेष रूप से रहता है तो सामान्य कहानी की तरह होती है, चरित्र प्रधान उन्हें नहीं कहते। ठीक, तो चरित्र प्रधान कहानी वो है जो किसी एक चरित्र की प्रधानता जिसमें रहे। जैसे इसमें पत्नी है, अभी इससे पहले हम पढ़ाए हैं एक चरित्र प्रधान कहानी ताई। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया होगा। इनका प्रथम औपन्यासिक कृति परख है, 1929 में आई। खेल 1928 में आई, विशाल भारत में छपी। और जैनेन्द्र की प्रतीकात्मक कहानी नीलम देश की राजकन्या है, जिसमें राजकन्या आत्मा का प्रतीक और राजकुमार ब्रह्म का प्रतीक है। इनकी कहानियां चरित्र प्रधान कहानियां हैं और इनकी भाषा भी देखेंगे अभी। तो आइए एक और इनके बारे में तथ्य विशेष देख लेते हैं कि इनकी कहानियों की भाषा, इनके कहानियों की भाषा लक्षणा व व्यंजना, लक्षणा व व्यंजना, इनके कहानियों की भाषा लक्षणा व व्यंजना शब्द शक्तियों की, इनके कहानियों की भाषा में लक्षणा व व्यंजना शब्द शक्तियों की प्रधानता मिलती है, शब्द शक्तियों की प्रधानता मिलती है। ठीक है, तो ये हो गए इनके बारे में विशेष तथ्य। अब हम देखते हैं पत्नी के बारे में। ठीक, पत्नी कहानी के बारे में।
ये यूपीएचईएससी के पाठ्यक्रम में लगी हुई है। ये यूजीसी नेट में नहीं है। तो हम देख रहे हैं कहानी पत्नी, ठीक। पत्नी। अब इसके जो लेखक हैं वो तो आप जान ही रहे हैं कि लेखक, औपचारिकता ही बताना, जैनेंद्र हैं, ठीक। कहानी का परिवेश क्या है? तो परिवेश क्या है? वो है स्वतंत्रता आंदोलन का परिवेश है। तो स्वतंत्रता आंदोलन का परिवेश, ठीक, स्वतंत्रता आंदोलन का परिवेश है। अच्छा, कहानी शैली क्या है? तो शैली है इसकी चरित्र प्रधान। कैसी कहानी है ये? चरित्र प्रधान कहानी है। और प्रधानता किस पात्र की है? तो पत्नी की है, यानी जिसका नाम सुनंदा रहता है, ठीक। अब इसमें और विशेष तथ्य कुछ नहीं हम देखने वाले, हम सीधा कहानी पर चलने वाले हैं, ठीक। तो हम सबसे पहले अब देखने जा रहे हैं पात्र, ठीक। लेखक इसके जैनेंद्र है, परिवेश इसका स्वतंत्रता आंदोलन का परिवेश है, और इसमें पात्र हम देखेंगे। तो पात्र में इसमें दो ही पात्र हैं, एक है पत्नी, और पत्नी का नाम क्या रहता है? सुनंदा, ठीक। इसकी उम्र क्या है? लगभग 20 से 22 वर्ष, ठीक। इसकी उम्र कितनी है? 20 से 22 वर्ष है, सबसे महत्वपूर्ण बात। और यह आदर्श पत्नी का रूप लिए हुए, ठीक, आदर्श पत्नी। साथ ही इसके अंदर बहुत सारे रहती, जैसे इसका आदर्श पत्नी के साथ इसका निरुत्साहित जीवन रहता है, ठीक है, निरुत्साहित जीवन है। इसके ये जो है अपने पति के बेपरवाही से बहुत परेशान रहता है, लापरवाही रहती है, ठीक। तो इनकी उम्र 20 से 22 वर्ष है, आदर्श पत्नी है, निरुत्साहित जीवन है, ठीक। और एक बात ये रख सकते हैं आप कि पति के सुख से सुखी रहने वाली पत्नी, ठीक, ठीक है ना। और अब हम देख लेते हैं दूसरा पात्र इसका, कालिंदी चरण। कालिंदी चरण कौन है? पति है। इस परिवार में मात्र 2 लोग रहते हैं, मतलब इस घर में केवल 2 लोग, पति और पत्नी, ठीक। तो कालिंदी चरण है। कालिंदी चरण की एक सबसे बड़ी समस्या है कि ये पत्नी के प्रति लापरवाह है, ठीक, पत्नी के प्रति लापरवाह। और क्या है? लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय है ये। तो और क्या है इसके अंदर? स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय, स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय है, ठीक। और ये पत्नी का अपने ध्यान नहीं रखता, जिसके कारण पत्नी इसकी बहुत परेशान रहती है। यहाँ तक कि पत्नी कहती है कि जो है इनको कम से कम अपना ध्यान रखना चाहिए। तो स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रहते हैं, पत्नी के प्रति लापरवाह हैं, पत्नी के प्रति। तो ये 2 मुख्य पात्र हैं।
अब हम देखने जा रहे हैं कहानी की स्थापनाएं, मतलब कहानी में महत्वपूर्ण क्या ऐसी बातें हैं जिन्हें एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक, चलिए आइए देखते हैं, इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पत्नी सुनंदा है, उम्र 20 से 22 वर्ष है, ठीक है, और आदर्श पत्नी की भूमिका में ये है। आदर्श पत्नी की भूमिका में इसलिए है कि ये मतलब परेशान भले रहती है, लेकिन अगर पति अच्छे से बिहेव कर देता है, अच्छे से व्यवहार कर देता है, तो वो उससे खुश हो जाती है। ठीक है, तो आदर्श पत्नी की भूमिका में स्वयं रहती है, लेकिन कालीचरण आदर्श पति की भूमिका में नहीं रहता। भले वो राष्ट्रीय आंदोलन, देश के मुद्दों पे सक्रिय है, वो अपना जो है वहाँ योगदान दे रहा है, लेकिन यहाँ पे नहीं दे पाता। अच्छा, इसका बच्चा भी एक रहता है जिसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, तो उससे भी वो बहुत पीड़ित रहती है बेचारी। तो अब हम देख निरुत्साहित जीवन, पति के सुख में सुखी रहने वाली पत्नी। ठीक, और कालिंदी चरण पति है, पत्नी के प्रति लापरवाह है, स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय है, और इसके 3 दोस्त भी आते हैं जिनका नाम वाम नहीं आता, तो इसलिए इन्हीं 2 पात्रों को हमें पढ़ना है। तो आइए हम देखते हैं कहानी की महत्वपूर्ण स्थापनाएं, बिंदु। इस कहानी में अगर प्रश्न उठेगा तो केवल उठेगा पत्नी से, क्योंकि सारा कथानक तो उसी पे केंद्रित है, सुनंदा पे। ठीक, तो आइए हम देखते हैं स्थापनाएं। पहली बात हम ये देखेंगे कि इस कहानी में आदर्श भारतीय आदर्श पत्नी का चित्रण। ठीक, भारतीय आदर्श पत्नी का चित्रण। दूसरा क्या देखें? दूसरा हम देख सकते हैं कि पत्नी द्वारा पति के मान सम्मान का विशेष ध्यान रखना। तो पत्नी द्वारा पति के मान सम्मान का विशेष ध्यान रखना। कैसे? ऐसे कि वो रात में 2 बजे तक प्रतीक्षा करती रहती है, खाना यानी भोजन नहीं ग्रहण की रहती। उसके बाद जब पति उसका 2 बजे आता है, वो उसके 3 मित्र भी आ जाते हैं, तो स्वयं भोजन ना करके सारा भोजन उनको और उनके मित्रों यानी पति और पति के मित्रों को दे देती है, जो उसके मान सम्मान की उनके मित्र भूखे ना रह जाएं। उसके बावजूद उनको कोई जवाब नहीं देती, तो ये बातें कुछ बोलती नहीं उन लोगों के सामने, तो ये उनके मान सम्मान का ध्यान रखती है। ठीक, और स्वयं भूखी रहती है। तो पत्नी द्वारा पति के मान सम्मान का विशेष ध्यान रखना। आगे हम देख सकते हैं कि पति की बेरुखी को भी अनदेखा करना। पति की बेरुखी को अनदेखा करना। बेरुखी कैसे? ऐसे कि जब खाना उसको दे देती है सारा, तो उससे एक बार भी नहीं पूछता सुनंदा से, कालिंदी चरण, कि क्या कुछ बचा है जो किसे तुम खाओगी, मतलब तुम क्या ग्रहण करोगे भोजन। एक यही बेरुखी, जिससे वो एक बार भी नहीं ध्यान देता। और उसके बाद आके फिर वही अपने कमरे में, जब वो बाहर से आता है तो अपने कमरे में बैठ जाता है। अभी हम कथानक की चर्चा करने वाले हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो जब वो बाहर से आता है घूमकर, तो अपने मित्रों के साथ अपने कमरे में बैठ जाता है। वो ये नहीं पूछता कि वहां पत्नी प्रतीक्षा कर रही होगी। तो ये सब बेरुखी जो, उसके बावजूद उसे अनदेखा करती है, कोई बात नहीं, परेशान होंगे वो। आगे हम देखते हैं पति को सुखी देखकर स्वयं क्या करती है? सुख का अनुभव करती है। पति को सुखी देखकर स्वयं सुख का अनुभव करती है, भले वो कितनी भी पीड़ित है, भोजन किया हो ना किया हो, सुख का अनुभव करती है। और क्या? ये सब
यूजीसी नेट में तो ऐसा सीधा रखी जा सकती हैं पंक्तियां। आगे एक बात ये कि राष्ट्रीय आंदोलन की समझ ना होने पर भी, किसको? पत्नी को। राष्ट्रीय आंदोलन की समझ ना होने पर भी राष्ट्रीय आंदोलन की समझ ना होने पर भी सुनंदा द्वारा उसे जानने समझने की कोशिश करना, उसे जानने समझने की कोशिश करना, ठीक। ये हो गई बात कि राष्ट्रीय आंदोलन की समझ ना होने पर भी सुनंदा द्वारा उसे जानने, उसे मतलब राष्ट्रीय आंदोलन को जानने समझने की कोशिश करना। और यहाँ एक बात ये तो आप जानते हैं, एक पत्नी का चरित्र प्रधान के रूप में चित्रण हुआ है। तो एक और लिखिए 6वां कि पत्नी के उदास व निरुत्साहित जीवन का चित्रण। पत्नी के उदास व निरुत्साहित जीवन का चित्रण। आप खुद समझ सकते हो कि जिसका पति सुबह चला जाए और रात में 2 बजे तक प्रतीक्षा करना पड़े। आज की तरह फोन नहीं था कि फोन करके पूछ ले कहाँ हो, थाना था कि नहीं था। तो आज के युग में की तरह परिस्थितियां नहीं थी। आप चले जाइए राष्ट्रीय आंदोलन का वो समय जब पता नहीं कब किसको पुलिस उठा ले जाए, और उस समय पति का 2 बजे रात तक ठंडी के मौसम में अंगीठी के सामने कोयला डाल डाल के प्रतीक्षा करना, आप खुद उस निरुत्साहिकता तो को बहुत समझ सकते हैं। तो ये पत्नी के उदास एवं निरुत्साहित जीवन का चित्रण है। आइए अब हम इसके बारे में 1-2 तथ्य और देखेंगे, ठीक है। हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। भारतीय आदर्श पत्नी का चित्रण, पत्नी द्वारा पति के मान सम्मान का विशेष ध्यान रखना, पति की बेरुखी को अनदेखा करना, पति को सुखी देखकर स्वयं सुख का अनुभव करती है, राष्ट्रीय आंदोलन की समझ ना होने पर भी, ठीक, पर भी सुनंदा द्वारा उसे जानने समझने की कोशिश करना, पत्नी के उदास व निरुत्साहित जीवन का चित्रण है। अब आइए और भी देखते हैं कुछ। किसी कहानी को लिखने में उसका परिवेश बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्या परिवेश में कहानी चल रही है। अगर उस परिवेश से निकलकर आप सोचेंगे, जैसे कहानी ये पत्नी है, अगर आप आज के परिवेश में सोचेंगे तब कहानी का आनंद नहीं मिलेगा। कहानी उसी परिवेश में जाइए जब राष्ट्रीय आंदोलन का परिवेश चल रहा हो, भीषण जो है आंदोलन चल रहा हो, पुलिस में जो है आपको कब उठा ले जाए अंग्रेजों की आपको पता नहीं है, जासूस आपके आसपास घर के घूम रहे हो, हैं, पत्नी घर में जो है रात में 2 बजे तक प्रतीक्षा कर रही हो, तो उस पत्नी को, और घर में 2 ही लोग हो, उसमें से पति बाहर रहता हो, पत्नी घर में बैठी अकेले। आप सोचो दिन में आप 8-9 बजे निकल जाएं और रात में 2 बजे के बाद आप आए, 2 बजे आए और वो ठंडी का मौसम हो, पूरा दिन प्रतीक्षा करे तावा लेके कि कब आए और रोटी सेक दे खा ले, कब आए, आ रहे होंगे। तो आप उस परिवेश को सोचिए पत्नी, तब आपको इस पत्नी का दर्द नजर आएगा, सुनंदा का दर्द नजर आएगा। तो इसमें एक और देख लेते हैं कि सतवा है शायद। तो पत्नी का
चरित्र प्रधान चरित्र के रूप में, पत्नी का चरित्र प्रधान चरित्र के रूप में चित्रण, चरित्र प्रधान चरित्र के रूप में चित्रण मतलब कहानी का एक प्रकार है ना चरित्र प्रधान, तो उसी के बात हम कर रहे हैं, पत्नी का चरित्र प्रधान चरित्र के रूप में चित्रण। अब आगे हम देखते हैं एक और बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि पति की लापरवाही व पति की लापरवाही से तो हम अवगत करा चुके हैं कि पति की लापरवाही व बेटे की मृत्यु से, इसके बेटे की मृत्यु हो जाती है। तो पति की लापरवाही व बेटे की मृत्यु से व्यथित रहने वाली नारी पात्र, ठीक, व्यथित रहने वाली नारी पात्र, ठीक। ये है कहानी की महत्वपूर्ण स्थापनाएं। मेरे अनुमान से कुछ इसमें बचा नहीं है, ये सारे सार हैं, ठीक। अब हम कहानी की कथा वस्तु देखेंगे और उसके बाद कुछ इसके 4-5 महत्वपूर्ण संवाद जो मुझे समझ में आए वो मैंने रखे हैं। कहानी का प्रारंभ एक शहर के किनारे बसे एक निष्कासित घर से के द्वितीय तल्ले से होता है, मतलब द्वितीय फ्लोर से, द्वितीय तल से होता है। वहाँ नायिका सुनंदा यानी पत्नी जो इसकी चरित्र प्रधान है इस कहानी की, वो प्रतीक्षा करती है, किसकी? अपने पति की। अच्छा, प्रतीक्षा जो करती है वो ऐसा नहीं है कि अभी पता है कि शाम को आ जाएंगे, 5 बजे आ जाएंगे, 6 बजे आ जाएंगे, रात में 10 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गए, नहीं आए। वो गुस्से में आ रही है, लाके कोयला राख हो रहा है, फिर लाके नया कोयला अंगीठी में डाल रही है, उसी के सामने बैठी है, शांत मन से सोच रही है कि पता नहीं कब आएंगे, आते तो मैं रोटी बना देती, खा लेते। ऐसे सोचते 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 1 बज जाता है, नहीं आती। गुस्से में तावा उठाती है, अंगीठी पे आग बिल्कुल गर्म है, रख देती है। अब कुछ नहीं, मैं रोटी सेक के रख दूंगी, जब आएंगे खाएंगे। तावा रखती है, थाली आटा वाली जो इसमें आटा गुथा रहता है खींचती है, उतने में उससे कानों में आवाज़ आती है सीढ़ी चढ़ते हुए कि कोई आ रहा है। तुरंत शांत हो जाती है। उसके बाद रोटी वोटी बनाती है। वो जो उसके पति हैं कालिंदी चरण का प्रवेश होता है, वो अपने कमरे में जाकर बैठ जाते हैं अपने 3 और मित्रों के साथ। वहाँ पे बातें चल रही हैं बिल्कुल जोर जोर से, राष्ट्रीय आंदोलन के हमें देश को आज़ाद कराना ही होगा, ऐसा करना होगा, वैसा करना होगा। लेकिन कालिंदी चरण को पत्नी जो घर में बैठी उसको पूछने तक नहीं गए कभी क्या हालचाल है। थोड़ी देर बाद बात करने के बाद कालिंदी चरण को याद आता है कि अरे अभी तो हमने भी भोजन नहीं किया, हमारे मित्रों ने भोजन नहीं किया। उनसे क्षमा मांगकर वो जाते हैं कि मैं आ रहा हूँ 2 मिनट में। जाते हैं उसके पास, पत्नी के पास, अर्थात सुनंदा के पास। सुनंदा अब खाना जो बनाई थी भोजन वो तो केवल 2 लोगों का था, आ गए अब 3 लोग और 4 लोग। लेकिन पूछते हैं क्या कुछ है भोजन, नहीं है, वो जवाब नहीं देती, गुस्से में है, कोई फर्क नहीं। उसके बाद बातचीत होती है इन लोगों की, वो कुछ जवाब ववाब नहीं देती, जैसे मुंह फुला के बैठ जाती हैं पत्नियां घर में। तो फिर ये वापस चले जाते हैं और जाके मित्रों से बोलते हैं कि आज खाना जो है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है सुनंदा की और खाना नहीं बन पाया है। लेकिन फिर खाना जब नहीं बन पाता तो वो क्या करती है, खाना परोस के लाके वहीं रख देती उनके टेबल पे जैसे कल। अब अवाक हो जाते हैं कालिंदी चरण कि अब क्या जवाब दे। अरे तो वो बात बदलते हैं, अरे मेरा मतलब था कि मतलब खाना कम है, मतलब इसीलिए हम सोचे बाहर होटल पे खा लें। अपने मित्रों से प्रस्ताव रखते हैं। सारे मित्र होटल जाने वाले, मतलब कि चलो होटल में खा लेते हैं, कुछ कहते हैं मंगवा लेते हैं, तो फाइनल होता है कि चलो होटल में खा लेते हैं। कहानी इतनी रोचक भी है, कुछ लाके खाना परोस के पटक, जैसे थाली नहीं कैसे पटक देते हैं गुस्से में पत्नियां, वही हाल है, पटक देती है टेबल पे उनके। अब उनको कालिंदी चरण को समझ नहीं आता, वो पटक के चली जाती है। अब
कालिंदी चरण घर में जाते हैं, तुम्हें क्यों वहां लेके आई खाना, तुम्हें मैंने मना किया था। और उसके बाद जब मना किया था उसके बाद कुछ बोलती नहीं, इधर बोल रही तो इधर मुंह घुमा रही, उधर बोल रहे उधर मुंह घुमा रही, मतलब जवाब नहीं दे रहे। उसके बाद सब बोल के थक जाते हैं, बोलती मतलब वो सारा बोली कि इतना ही खाना, सारा दे देती है। तो उसके मित्र बोलते हैं, मतलब वही बोल रहे थे खाना हो जाएगा, कोई बात नहीं, इतना पर्याप्त है हम लोगों में। अच्छा, तो जाते रहते तो बोलती अचार लेते जाओ, इतना ही खाना है, मतलब भोजन इतना ही है, कहीं लाओ अचार। लेके जाते हैं, वो लोग खाते हैं अचार। तो वो गेट पे, अच्छा देखो हमारे यहाँ क्या होता है पत्नी कि कोई जैसे बच्चा है घर में, तब तो बच्चा खड़ा रहेगा गेट पे, क्या मांगे क्या लाके दे दे, कोई आया है तो वो गेट पे खुद खड़ी रहती, क्योंकि और कोई है नहीं। जैसे कुछ मांगते तुरंत बेचारी लाके देती है, और उसी में खुश हो जाती कि ये लोग खा के खुश है। तो वो अचार मांगते, अचार और लाओ, कम पड़ गया, अचार लाके तुरंत देती है। पानी मांगते तुरंत पानी लाके देती है। तो उसी भोजन और उसी खुशी में, चलो कम से कम पति खुश है खा के उनके मित्रों के साथ, कहानी यही समाप्त हो जाती है। कहानी इस रूप में चलती है कि कहानी का जो मनोदशा है ना, वो बड़ी रोचक है। कहानी आप जब पढ़ोगे ताई, तो कुछ तो निरस्ता नजर आएगी कि उसमें कहानी आनंदपूर्ण उतनी नहीं है, लेकिन जब कहानी में जो ये लापरवाही है, तो पति की जो लापरवाही है क्या है आपको पता चला? खाना सब खा लेते हैं, लेकिन पूछता नहीं कि सुनंदा तुम भूखी भी हो। ठीक है, सुनंदा से नहीं पूछता, वो बेचारी भूखी रह जाती है रात में, लेकिन तब भी खुश है कि हमारे पति का मान सम्मान बच गया, सभी लोगों ने भोजन कर लिया, ठीक है, सबका हो गया, कोई बात नहीं, मैं भूखी रही। मतलब वही बात लिखा मैंने कि पति के सुख में वो खुद को सुखी मानती है, और पति की लापरवाही बेपरवाही को भी वो इग्नोर करती है, देखा करती, जाने दो, परेशान रहते हैं। तमाम समस्याएं जो आदर्शवादी पत्नियों में होती हैं, पति को देवता ही समझना है, चाहे जितनी गलती करे, चाहे ध्यान दे ना दे। तो वही कहानी है ये कहानी यही समाप्त होती है। ये आपके लिए रोचकता यही है कि जो पत्नियां सुन रही हैं उनके लिए कोई बात नहीं, लेकिन जो पति सुन रहे हैं वो अपनी पत्नी का ध्यान दे। हो सकता है इसलिए भी सिलेबस में रखी गई है, क्योंकि हायर के सिलेबस में है, तो अनदेखा ना किया जाए। और दूसरी बात कि जो पत्नियां देख रही हैं उनको भी एक लेवल तक ही कंप्रोमाइज करना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। तो पत्नी का चरित्र प्रधान इसमें कहानी आप जान ही रहे। अच्छा, चरित्र प्रधान अभी इससे पहले हम ताई पढ़ाए हैं, ठीक है, ये बताने वाले थे, पता नहीं बताया कि नहीं आपको। तो ताई भी चरित्र प्रधान है और ये भी चरित्र प्रधान है, दोनों यूपीएससी में लगी हुई है। ठीक, अब आइए हम कथानक देख लिए, अब हम देखते हैं इसकी महत्वपूर्ण कुछ संवाद, उसके बाद ये कहानी समाप्त होती है। सबसे इस कहानी में रोचक जब ले जाके थाली जो है पटक देती है उनके सामने कि लो खाओ तुम लोग। अब कालिंदी चरण को समझ ही नहीं आता कि जवाब क्या दे, क्योंकि उससे पहले बोल चुके थे घर पे खाना नहीं बना है, तो उनको बात बदलनी पड़ती है कि अरे मतलब खाना कम है। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि निरुत्तर कर देती है। चलिए आइए हम देखते हैं इसके महत्वपूर्ण संवाद। पहला संवाद में हम पहला देखेंगे, और वो है कि कुछ हो, आदमी को अपनी देह की फिक्र तो करनी चाहिए। सुनंदा कह रही है कुछ हो, आदमी को अपने देह की फिक्र तो करनी चाहिए। ये कौन कह रहा है? सुनंदा कह रही है अपने पति के बारे में कि जब वो आ नहीं रहे हैं, विलंब कर रहे हैं, तो ठीक, सुनंदा मतलब पत्नी का नाम है और कुछ नहीं। ठीक, अगला, जुल्म को मिटाने के लिए कुछ जुल्म होगा ही। ये मित्र कह रहे हैं, सब चर्चा हो रही है मित्रों के बीच में, उनके कमरे में जब आ जाते हैं तो क्या कह रहे हैं कि जुल्म को मिटाने के लिए
कुछ जुल्म तो होगा ही। ठीक, उसमें वे डरे तो डरते हैं, डर हम जवानों के लिए नहीं है। उससे वे डरे तो डरते हैं, वे डरे तो डरते रहें। ठीक, उससे वे डरे तो डरते रहें, डर हम जवानों के लिए नहीं है, जवानों के लिए नहीं है। ठीक, ये राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में बात हो रही है कि जुल्म मिटाने के लिए कुछ जुल्म कर, आतंकवाद पे बात होती है कि हमको लोगों को आतंकवाद कहा जाता है, जो युवा जैसे भगत सिंह को आतंकवादी बहुत लोग कहते हैं। तो वही बात हो रही है कि अगर लोग हमें आतंकवादी कहते हैं तो कहने दीजिए, और जुल्म को मिटाने के लिए कुछ जुल्म तो करना होगा, जो अंग्रेज जुल्म कर रहे हैं उनको मिटाने के लिए कुछ जुल्म करना होगा, और उससे जो वो डरे तो डरते रहें, डर हम जवानों के लिए नहीं है। अब अगला हम देखते हैं, अगले मतलब इसको मिटा के आगे देखेंगे तो हो गया होगा, कुछ हो आदमी को अपने देह की फिक्र तो करनी चाहिए। ठीक, आगे हम देखते हैं कि यह भारत माता की स्वतंत्रता को समझना चाहती है। कौन? सुनंदा। यह भारत माता की स्वतंत्रता को समझना चाहती है। ठीक, सुनंदा की बात हो रही है। चौके में बैठे बैठे जब राष्ट्रीय रोटी बन जाती है तो राष्ट्रीय आंदोलन की बात ऐसे करके बैठ जाती है, उसमें मतलब लेखक मुद्रा भी लिखा हुआ है कि किस मुद्रा में बैठी रहती है, तो बनाने के बाद ऐसे उंगली बताते रख के बैठ के सुनती रहती है गुटुर गुटुर कि क्या कह रहे हैं। राष्ट्रीय आंदोलन को समझना चाहती है, अपने मत भी देती है कि नहीं, हमें किसी सरकार के खिलाफ नहीं करना चाहिए, कुछ आंदोलन उनके खिलाफ नहीं भड़काना चाहिए। तो जो उसकी आदर्श सोच है उसको वो प्रस्तुत करती है कि यह भारत माता की स्वतंत्रता को समझना चाहती है। ठीक, पर उसको ना भारत माता समझ में आती है ना स्वतंत्रता समझ में आती है, पर उसे ना भारत माता समझ में आती है उसे ना भारत माता समझ में आती है, ना स्वतंत्रता समझ में आती है। ठीक, एक ये हो गया, ये इनके संदर्भ में लिखा जा रहा है, लेखक लिख रहा है किसके संबंध में? सुनंदा पत्नी के संदर्भ में। आगे हम देखते हैं, वह अनायास भाव से पति के साथ रहती है। कौन रहती है? पत्नी रहती है। वह अनायास भाव से, मतलब अनायास मतलब निरर्थक, जिसका कोई अर्थ ना हो, बिना सोचे समझे, अनायास भाव से, वह अनायास भाव से पति के साथ रहती है। ठीक, वह अनायास भाव से पति के साथ रहती है और कभी उनकी राह के बीच में आने की नहीं सोचती, और कभी उनकी राह के बीच में आने की नहीं सोचती।
ये नहीं कहती कि आप राष्ट्रीय आंदोलन से 2 बजे ना आओ, शाम के 6 बजे आ जाना, नहीं खाना कल से नहीं दूंगी, ये नहीं कह रही हो। वो प्रतीक्षा कर रही है बैठ के कि चाहे 2 बजे आवे, चाहे सुबह के 4 बजे आवे, हम बना के रोटी खींच के दे देंगे। और भले वो घर में बैठे बैठे गुस्सा आ रहा है उसको, लेकिन सामने नहीं आ रहा है गुस्सा। तो ये एक आदर्श पत्नी का जो रूप भारत में परंपरागत रूप से प्रस्तुत किया गया है, उसका ये श्रेष्ठ उदाहरण है। तो आइए, वह अनायास भाव से पति के साथ रहती है और कभी उनकी राह के बीच आने की नहीं सोचती। ठीक, अब हम आगे देखते हैं, इसको देख लीजिए, फिर मिटा देते हैं। इसका एक बच्चा भी रहता है जो इसकी लापरवाही से, कहती है वो, ऐसा कुछ नहीं है कि उसका कोई विशेष संदर्भ दिया गया है, किसी गलती से हुआ है, ऐसा वो कहती है, किसी लापरवाही से बच्चा भी चला जाता गया है। तो एक बच्चे का स्त्री के जीवन में बहुत ज्यादा रोल होता है, खास करके जब वो अकेली हो। यही बात हम ताई में भी देख आए हैं और यही बात यहां भी लिखी मिलती है। चलिए एक और देख लेते हैं कि तुझे तो खुश होना चाहिए, तुझे तो खुश होना चाहिए, होना चाहिए कि तू उसके लिए, तुझे तो खुश होना चाहिए कि तू उसके लिए, कि उनके लिए, सॉरी, कि उनके लिए तुझे तो खुश होना चाहिए कि उनके लिए एक रोज भूखे, एक रोज भूखे। ये तब का प्रसंग है जब वो सब लोग खाना खा लेते, पूछते तक नहीं। तो तुझे एक रोज भूखे रहने का तुझे पुण्य मिला। तुझे तो खुश होना चाहिए कि उनके लिए एक रोज भूखे रहने का तुझे पुण्य मिला। ये बात मतलब अपने बारे में सोच रही है, स्वयं के बारे में सुनंदा, कि अच्छी बात है, एक दिन तुम्हें कितना पुण्य मिला कि आप पति के लिए, पति के मान सम्मान के लिए आप भूखे हो, ठीक, भूखे रह जा रहे हो, तो ये तो अनंत पुण्य का फल है। ठीक, आइए, यही कहानी समाप्त होती है और हम मिलेंगे अगली कहानी में। यूपीएचसीएससी और हायर में जो लगी हुई है, यूपीएचसीएससी के हायर असिस्टेंट प्रोफेसर, और नेट में भी है। अगली कहानी हम देखने वाले आकाशदीप, तो दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिर मिलते हैं इस कहानी के बाद। नमस्कार, आप अपना ख्याल रखिए, सेहत का, परिवार का